नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आपका स्वागत करता हूं मासाब ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आज बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। ये पहला लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि अर्थशास्त्र क्या होता है। हमारे पास में हमारी जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं और उन असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। संसाधन क्या होते हैं? जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमें प्यास लगी, हमने पानी पी लिया। रहने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता पड़ी, जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हमें चाहिए। ये सारी चीज़ें संसाधन कहलाती हैं। संसाधन प्राकृतिक भी होते हैं और प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से हमने मानव निर्मित संसाधन भी तैयार किए हैं। उदाहरण के लिए हमने वृक्ष से लकड़ी काटी और लकड़ी में हमने मूल्य संवर्धन किया, वैल्यू एडिशन किया और कुर्सियाँ बना दी, तो मानव निर्मित संसाधन हो गए। मानव खुद शिक्षा प्राप्त करके, ट्रेनिंग प्राप्त करके, प्रशिक्षण से डॉक्टर बन गया, टीचर बन गया, इंजीनियर बन गया और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा, तो मानव खुद भी संसाधन के रूप में प्रयोग आने लगा। तो ये तमाम संसाधन जिनकी हम बात कर रहे हैं ये सीमित हैं और हमारी जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं। तो अब कोई ना कोई तो ऐसा तरीका हो जिससे हम ये जो सीमित संसाधन हैं इनके द्वारा जो हमारी असीमित इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति भी करें और ये सीमित संसाधन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहें। ऐसा ना हो कि सारा पेट्रोल हम ही समाप्त कर दें। खैर, अब तो वैकल्पिक प्रयोग भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं। तो कुल मिलाकर अर्थशास्त्र एक ऐसी किताब है। इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूँ। अर्थव्यवस्था पर मैं अभी नहीं आया हूँ। तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसी बुक है, एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जो हमें यही बताती है, जिस पर मैंने अभी आपसे चर्चा करी कि सीमित संसाधनों के द्वारा हम हमारी असीमित इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे ये संभव है। तो फिर अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था जो ये अर्थशास्त्र है इसी का व्यवहारिक पक्ष है। जब हम किताब से ऊपर उठकर देश दुनिया में देखते हैं कि किस तरह से उन नियमों को लागू किया जा रहा है, तब हम कहते हैं कि हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था जो है वो अपने आप में एक अधूरा सा शब्द लगता है जब तक उसके साथ में हम किसी देश का नाम नहीं जोड़ दें या उसके किसी प्रकार का नाम नहीं जोड़ दें। इन सब पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा समझते हैं पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैंने, वो क्या है। लिखा है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। बात बिल्कुल सही है, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान ही है, क्योंकि हम इसी समाज में रहते हुए अर्थशास्त्र को समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इसको व्यवहारिकता में लाया जाता है और सीमित संसाधनों के साथ मानव आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने की प्रक्रिया का ये क्या करता है? अध्ययन करता है। विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में एक छोटा सा बुनियादी फर्क होता है। विज्ञान क्या है? विज्ञान में चीजें जो हैं वो निश्चित हैं, परिणाम निश्चित हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान में ऐसा नहीं होता। सामाजिक विज्ञान में नाम से स्पष्ट है, समाज का अध्ययन हम कर रहे हैं। कई सारी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी भी क्षण कुछ भी घट सकता है। जो परिणाम है वो निश्चित नहीं हो सकते। और खास तौर से जब हम अर्थशास्त्र जैसे विषय की बात कर रहे हैं जो पल पल बदल रहा है, ये एक डायनामिक सब्जेक्ट है। आंकड़े हमेशा के लिए निश्चित नहीं है कि जीडीपी में योगदान प्राथमिक क्षेत्र का जितना पिछले वर्ष था उतना इस वर्ष भी रहेगा, ऐसा बिल्कुल तय नहीं है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं बेसिक, जिनको समझने के बाद में अर्थशास्त्र हमारे लिए बहुत आसान विषय हो जाता है। तो एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ये कक्षाएं उन लोगों के लिए खास तौर से बहुत महत्वपूर्ण है जिन लोगों को अर्थशास्त्र के विषय में कुछ भी नहीं पता है और वो चाहते हैं कि वो इकोनॉमिक्स को भी समझें। यकीन मानिए ये कक्षाएं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली हैं। इसमें उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित सभी आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण किया जाता है। बात बिल्कुल ठीक है। उत्पादन क्यों किया जाए, किनके लिए किया जाए? जिनके लिए किया जा रहा है उत्पादन, फिर उस प्रोडक्शन का, उस उत्पादन का, उस उत्पाद का, प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारण कैसे किया जाए, वितरण कैसे किया जाए, जिन जिन को आवश्यकता है सब तक उस उत्पाद को कैसे पहुंचाया जाए।
उपभोग से संबंधित जितनी भी आर्थिक गतिविधि है उसको समझने का यहाँ पर हम प्रयास करेंगे। अब आर्थिक गतिविधि क्या होती है, सामान्य गतिविधियों से किस प्रकार से भिन्न है। हमारे घर में हमारी मम्मी ने और या कह लीजिए दीदी ने भोजन तैयार किया, और भोजन तैयार करने के बाद में किसके लिए भोजन तैयार किया, अपने घर के लोगों के लिए तैयार किया। तो उनको जब वो हमें भोजन तैयार करके देती हैं, परोसती हैं, और हमें खाकर बहुत आनंद प्राप्त होता है भोजन करने के पश्चात में, तो घर वालों के लिए तैयार किया गया जो भोजन है उसके बदले में क्या उन्हें धन प्राप्त हुआ, मनी मिला, उन्हें नहीं मिला। तो ये एक आर्थिक गतिविधि है क्या, नहीं है। तो फिर आर्थिक गतिविधि क्या होगी, आप मंदिर गए, आपने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और पुजारी जी को दक्षिणा दी, बाहर आए, एक भिक्षुक को कुछ रुपए दान में दे दिए। यहाँ पर धन का सीधे रूप से प्रयोग किया गया, प्रत्यक्ष रूप से, ये एक आर्थिक गतिविधि कहलाती है। अभी के लिए बस इतना समझिए, ठीक है। तो आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण यहाँ पर किया जाता है। फिर लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स। तो समझिएगा, ये जानना इसका मुख्य उद्देश्य है, जो परिभाषा में भी परिलक्षित होता है कि सीमित संसाधनों का सबसे बेहतर उपयोग कैसे किया जाए, और हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका समाधान किस प्रकार से हो सकता है। इसका अंतिम उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता को सुधारना और समाज की समृद्धि को बढ़ाना है। ध्यान रखिए, जब हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत या अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये ज़रूर हम इसमें अर्थ संबंधित गतिविधियों का, यानी धन से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन ये इसका एक पक्ष है। जिस प्रकार मैं अक्सर विद्यार्थियों से कहता हूँ कि जिस प्रकार से जंगल की कल्पना करने को यदि हमसे कहा जाए, फॉरेस्ट को इमेजिन करने को कहा जाए, तो सबसे पहले हमारे जहन में वृक्ष आते हैं, लेकिन जंगल से तात्पर्य सिर्फ वृक्षों का होना नहीं होता, वहाँ पर अन्य जीव जंतुओं का पाया जाना भी जंगल को जंगल बनाता है। तो ठीक वैसे ही जब मैं अर्थशास्त्र की बात करता हूँ तो धन निसंदेह एक पक्ष है जो वृक्ष की तरह हमारे जहन में आता है जब जंगल की हम बात करते हैं, लेकिन जैसे जीव जंतु जरूरी है जंगल में, वैसे ही अर्थशास्त्र में अन्य पक्षों पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, शिक्षा में विकास होगा तभी तो हमारा देश प्रगति करेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कि नहीं है, मानव कल्याण से संबंधित जितने भी पैमाने हैं उनका अध्ययन करना और उन्हें और ज़्यादा बेहतर बनाना भी हमें अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ना है। इकोनॉमिक्स ब्रेड बटर साइंस कहा ज़रूर गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। खैर, धीरे धीरे हम समझेंगे। तो इसका जो अंतिम उद्देश्य है वो मानव जीवन की जो गुणवत्ता है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्वालिटी है, उसको सुधारना है और समाज की समृद्धि को अंततः निरंतर बढ़ाना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले पृष्ठ पर जो मैंने लिखा है उसकी, और वो क्या है, वो है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक। ठीक है, देखिए, आपने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में सुना होगा। कौटिल्य कह लीजिए या चाणक्य कह लीजिए, बात एक ही है, या विष्णुगुप्त कह लीजिए। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो, उसमें आर्थिक संबंधित गतिविधियों का या आर्थिक नियमों का उतना ब्यौरा, विवरण, विस्तृत नहीं मिलता जितना कि राजनीति का मिलता है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो प्रमुख रूप से एक अर्थशास्त्र, हम उसे नहीं कह सकते किताब अर्थशास्त्र पर आधारित, वो मुख्य रूप से राजनीतिक परिदृश्य को उसमें हमें देखने को मिलता है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक है वो हम किसे कहते हैं, वो हम कहते हैं एडम स्मिथ को। यहाँ पे नाम मेंशन है, एडम स्मिथ, इन्हें हम कहते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। क्यों कहते हैं, जरा इसको समझिए। स्कॉटलैंड के ये अर्थशास्त्री हैं और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है द वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776, ये डेट आप याद रखेंगे। इसमें इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को स्थापित किया और बाजार की अदृश्य शक्तियां जो होती हैं, इनविजिबल हैंड, उसका वर्णन किया, जो बिना सरकारी हस्तक्षेप के बाजार में संतुलन को बनाए रखती है। देखिए क्या होता है ना, जब कभी कोई समस्या आती है समाज में, तो उस समस्या से उभरने के लिए कोई ना कोई ऐसा होता है जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति को हमारे समक्ष प्रकट करता है।
तो ये जो समय था, ये जो दौर था 1776 का, ये वो दौर था जिसमें एडम स्मिथ ने ये पहली बार हमें बताया कि आखिर मंदी क्यों आई। हम समझेंगे विस्तृत रूप से कि मंदी क्या होता है, आर्थिक मंदी क्या होता है, लेकिन अभी के लिए आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो पता ही होगा कि आर्थिक मंदी का मतलब होता है जब मुद्रास्फीति बढ़ गई हो, पैसा जो है मार्केट में उसका जो चलना है, उसका जो फ्लो है वो समाप्त होने लग गया हो, धीरे धीरे जो है शेयर मार्केट डाउन होने लग गया, उसी को तो हम कहेंगे। वस्तुओं की जो कीमत है वो अचानक से बहुत बढ़ने लग जाए। खैर, तो 1776 में ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित किया अपनी किताब में, राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की खोज से संबंधित, वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, चूंकि पहले व्यक्ति थे तो इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। अब इन्होंने एक चीज बताई इसमें, इनविजिबल हैंड, इस पे हम डिस्कस करेंगे फर्दर आगे लेक्चर्स में कि इसका मतलब क्या होता है। बाजार की जो शक्तियां हैं उसमें सरकारी हस्तक्षेप ही सब कुछ नहीं होता, खास तौर से अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो यहां पे लिखा हुआ है कि बाजार की कुछ अदृश्य शक्तियां होती, वो इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस में बताया है। ठीक है, डिमांड क्या है, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या उन्हें चाहिए, किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है, और फिर उसकी पूर्ति कैसे की जाए। जो एक उद्योगपति है, जो उद्यम करता है, उद्यमी है, वो किस प्रकार से पूर्ति कर रहा है बाजार में, कौन कौन से दूसरे फैक्टर्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका अध्ययन होना बहुत आवश्यक होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है तो हमें पता होना चाहिए। अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था पर, यानी इकोनॉमी पर, और समझते हैं इसके अर्थ को। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि अर्थव्यवस्था उन सभी गतिविधियों का समूह है जो किसी देश के आर्थिक विकास, उत्पादन और संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित है। अर्थव्यवस्था क्या है, वो सारी गतिविधियां, सारी एक्टिविटीज, जो उन एक्टिविटीज का ग्रुप है जो क्या कर रही हैं, किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप ले लीजिए यानी आर्थिक विकास को, प्रोडक्शन को ले लीजिए यानी उत्पादन को, और संसाधनों के प्रबंधन को आप ले लीजिए यानी मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज को किसी कंट्री में, तब हम कहेंगे कि हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। आर्थिक विकास तो बहुत ज़रूरी है। देश में अगर आर्थिक विकास नहीं होगा, आर्थिक रूप से प्रगति नहीं होगी, तो क्या होगा, हमारी जो क्षमताएं हैं वो कैसे बढ़ेगी। एक व्यक्ति है, समझिए एक घर में, जिसकी तनख्वाह, मासिक तनख्वाह जो है, सैलरी है, वो 10,000 है। तो 10,000 रुपये जो उसकी मासिक तनख्वाह है, उससे वो 10,000 में मिलने वाली सुविधाओं को ही प्राप्त कर पाएगा। 20,000 रुपये का खर्च करने के बारे में तो नहीं सोच सकता। लेकिन अगर उसकी सैलरी बढ़ जाए, 15,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, तो उसकी क्षमताएं भी बढ़ जाएगी और बाजार में वो आएगा और अधिक संसाधनों की खरीदी करेगा, सुविधाओं को, विलासितापूर्ण वस्तुओं को भी फिर वो अपने जीवन का हिस्सा बनाने लग जाएगा। तो यही चीज़ें हैं, देश के साथ भी हैं, बड़े स्तर पर हैं, उन्हें भी हम धीरे धीरे समझेंगे। जानबूझकर मैं आसान और सरल भाषा में आपको अभी ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो सिर्फ आपका परिचय करा रहा हूँ कुछ चीज़ों से। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको विषय की जो गहराई है उसकी समझ भी पैदा होने लगेगी। कठिनाई नहीं बोलूँगा, क्योंकि कठिनाई जैसा कुछ नहीं होता किसी भी विषय में। जब हम एक एक स्तर पर क्रमागत आगे बढ़ते चले जाते हैं, सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ें समझ में आती है। सामाजिक विज्ञान कभी भी कठिन नहीं हो सकता, क्योंकि हम इस समाज का हिस्सा है। जो हम पढ़ेंगे वो वही है जो हम जी रहे हैं, तो फिर कठिनाई कैसे आएगी, हो ही नहीं सकती। ठीक है, आगे लिखा हुआ है उत्पादन और संसाधनों का प्रबंधन, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। आप अभी बेसिक जानकारी तो मैंने आपको दे दी है कि रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। यह विभिन्न आर्थिक प्रणालियों द्वारा संचालित होती है, जो यह निर्धारित करती है कौन अर्थव्यवस्था की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग कैसे किया जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, जो परिभाषा आपने अर्थशास्त्र की पढ़ी है, उसी का व्यवहारिक पक्ष जो है वो अर्थव्यवस्था है, और इसके अतिरिक्त अलग या नया कुछ भी नहीं है।
ये शब्द अपने आप में अधूरा होता है जब तक हम इसके साथ इसके प्रकारों को या किसी राष्ट्र के नाम के साथ इसे नहीं जोड़ देते। अर्थव्यवस्था अपने आप में अधूरा शब्द है, भारतीय अर्थव्यवस्था पूरा शब्द हो जाएगा, मैंने इसके साथ देश का नाम जोड़ दिया। ऐसे ही प्रकारों की बात करेंगे, मैं कहूंगा क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तब ये जाकर के नाम पूरा प्रतीत होगा, महसूस होगा। तो अब इसके प्रकारों को समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। चलिए, लिखा हुआ है पहले नंबर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नाम से स्पष्ट हो रहा है पूंजीवादी। देश में जो लोग होते हैं वो अलग अलग स्तर पर अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। वो स्तर क्या है? कोई गरीब है, यानी जितने संसाधनों की आवश्यकता है एक जीवन जीने के लिए वो भी उसके पास नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो इस स्तर से थोड़ा ऊपर उठ चुके होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिडिल क्लास लोग, जिनके पास में बुनियादी संसाधनों की आपूर्ति के लिए, तो जीवन यापन करने के लिए तो पर्याप्त मात्रा में धन होता है, लेकिन विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए उनके पास में पर्याप्त धन नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही रिच होते हैं, अमीर होते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि उद्योगपति हैं, जिनके पास में अपना व्यापार है, जो लोगों को नौकरी दे रहे हैं। देश को ऐसे लोग जो हैं, इनके साथ होने वाली जो घटनाएं हैं या ये जो डिसीजन लेते हैं उससे देश को थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब अपनी अपनी काबिलियत और क्षमताओं के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर तय होने वाली चीजें हैं। खैर, तो पूंजीवाद से क्या समझ में आता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लोगों के कल्याण के लिए सरकार का जो हस्तक्षेप है वो नगण्य है। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि आर्थिक संसाधनों का जो स्वामित्व या संचालन है ये निजी व्यक्तियों या कंपनियों के द्वारा किया जाता है, तभी तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और इसका जो मुख्य सिद्धांत है वो क्या होगा? कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस चला रहा है, जो बिजनेसमैन है, उसका उद्देश्य क्या है? पहले आप मुझे ये बताइए। उसका उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लाभ को प्राप्त करना। तो वैसे ही जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसका जो मुख्य सिद्धांत है वो क्या है कि बाजार की जितनी भी शक्तियां हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करेगी। और वो स्वतंत्र रूप से काम कब करेगी? जब उसमें जो सरकारी हस्तक्षेप है वो कम से कम होगा, सरकार का दखल नहीं होगा। क्योंकि सरकार का दखल मतलब क्या? लोक कल्याण के लिए काम करना। और अगर लोक कल्याण के लिए काम होगा तो फिर उस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी नहीं कह सकते आप। तो इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सरलता से समझ जाइए कि इट्स मेन प्रिंसिपल इज दैट मार्केट फोर्सेस विल ऑपरेट फ्रीली विथ मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सरकार के कम से कम हस्तक्षेप के साथ में बाजार की स्वतंत्रता को प्राप्त करना। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं, बात करते हैं इसके कुछ मुख्य सिद्धांत यानी की प्रिंसिपल्स की। सबसे पहले जो है वो है निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट ओनरशिप। इसको समझिए, बहुत छोटी सी बात है। व्यक्तियों और कंपनियों को संपत्ति और संसाधनों का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अभी हम बात कर रहे हैं। दूसरा, कंपटीशन होता है। देखिए, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कंपटीशन को क्या दिया जाता है? बढ़ावा दिया जाता है, ताकि क्या हो सके? ताकि उत्पादों की गुणवत्ता और ज्यादा बेहतर हो सके। कंपटीशन इज प्रमोटेड इन द मार्केट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड बेनिफिट कंज्यूमर्स। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा, वो कहते हैं ना कि हमारा जो कंपटीशन है यानी बिजनेसमैन्स का, वो क्या है? आपका फायदा होगा। कैसे? एक प्रोडक्ट आया मार्केट में, सपोज डिटर्जेंट पाउडर, कि ये आप लीजिए 20 रुपए में और 500 ग्राम, आधा किलो का पैकेट, जिससे आपको बेहतर सुविधाएं मिलेगी। दूसरा कंपटीशन मार्केट में आएगा तो वो उनको और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी देनी पड़ेगी और प्राइस कम देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो है ऑलरेडी मार्केट में, दूसरा परचेस क्यों करेंगे फिर लोग? या तो वो सस्ता हो या उसकी गुणवत्ताएं और ज़्यादा बेहतर हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो। यही चीज़ें हैं। तो जितना ज़्यादा कंपटीशन आएगा उतना ज़्यादा क्या होने वाला है? उपभोक्ता को लाभ मिलेगा और गुणवत्ता जो है, क्वालिटी, वो और ज़्यादा बेटर होती चली जाएगी।
तो प्रतिस्पर्धा भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड, जिसके बारे में 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस जो उनकी किताब थी एडम स्मिथ की, जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं, उन्होंने भी कहा था। वो क्या है समझिएगा। एडम स्मिथ के अनुसार लोग जब अपने निजी लाभ के लिए काम करते हैं तो अनजाने में समाज के लाभ के लिए भी कार्य कर रहे होते हैं। अब मान लीजिए कि आपने अपने लिए एक फैक्ट्री खोली जिसमें आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जिस प्रोडक्ट का मान लीजिए प्रोडक्ट ए है जिसका आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो प्रोडक्शन जो आपका प्रोडक्ट है उसको यूज़ करें। तो आप तो लाभ चाह रहे हैं अपना। तो लाभ जो आप अपने लिए चाह रहे हैं वो कब पूरा होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो लोग क्यों खरीदेंगे आपका प्रोडक्ट? क्योंकि वो लोगों के लिए क्या होगा? फायदेमंद होगा। लोगों के लिए फायदेमंद होगा, लोगों को आसानी हो जाएगी उस प्रोडक्ट से। तो अंततः आपका जो लाभ है वो लोगों के लिए भी क्या है? फायदेमंद है, लाभदायक है। इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि अनजाने में समाज के लाभ के लिए भी कार्य कर रहे होते हैं लोग, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। उदाहरण के लिए दिया है यहाँ पे कि अमेरिका, कनाडा में अधिकांश यूरोपीय देशों में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो अपनाई गई है, जहां बाजार की स्वतंत्रता को ही प्रायोरिटी दी जाती है। देखिए इसमें आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल मिल गए कि कहाँ कहाँ पे है। यूएसए में है, कनाडा में है और बहुत सारे यूरोपियन नेशंस में है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, समझते हैं आगे क्या दिया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये दूसरा प्रकार समझ लीजिए आप अर्थव्यवस्था का। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी, नाम से स्पष्ट है, समाज के कल्याण के लिए जो काम करे, यानी अब यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप आना अनिवार्य हो गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. Its objective is to establish economic equality in society. समाज में आर्थिक समानता जो है उसको स्थापित करना इस व्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य सिद्धांत होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली है जिसमें आर्थिक संसाधनों का जो स्वामित्व है या नियंत्रण है वो राज्य के पास होता है, क्योंकि लोक कल्याण के लिए यहाँ पर हमें काम करना है। कुछ इसके मुख्य सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से होने वाले हैं। पहला, सरकारी स्वामित्व यानी गवर्नमेंट ओनरशिप है, सरकार का स्वामित्व है। सभी आर्थिक संसाधनों का स्वामित्व जो है वो सरकार के पास होता है, जैसे चाहे वो भूमि हो गया, उद्योग हो गया, बैंक हो गया, गवर्नमेंट बैंक्स आपने देखे होंगे। आर्थिक समानता की बात, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात होती है। समाज के सभी लोगों के लिए समान आर्थिक अवसरों की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। समान आर्थिक अवसर सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। अभी आपने देखा होगा जैसे मुद्रा लोन, पीएम मुद्रा लोन जो है ना, ये जो प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये सब इसी के परिणाम है। और उदाहरण अगर मैं का देना चाहूँ तो सोवियत संघ, चीन, क्यूबा में समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो अपनाई गई थी। हमारे देश में जैसे मैंने अभी पीएम मुद्रा लोन का जिक्र किया आपके सामने, या आवास योजना का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन लक्षण तो हमें देखने को मिले। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है वो है कौन सा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब दोनों का होना, पूंजीवादी का भी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी। समझिएगा परिभाषा क्या हुई इसकी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है यानी मिक्स्ड इकोनॉमी, ये ऐसी प्रणाली है, अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रकार है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी तत्वों का संयोजन है और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का बराबर महत्व है। मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म और इट वैल्यूज बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। जब हम इंडिया की बात करेंगे ना तो आप देखेंगे कि हमने ना बीच के रास्ते को ज़्यादा चुना है, जिसमें हम
समानता की बात करते हैं, संयोजन की बात करते हैं, क्योंकि भारत एक विविधता का देश है, विविधता है, यहाँ पे डाइवर्सिटी है। भारत में एक ही तरह के लोग 99% नहीं रहते। 99% लोग अलग अलग प्रकार के रहने वाले, अलग अलग तरह की जीवन शैली को अपनाने वाले हैं, और ये सब चीज़ें उनकी हर गतिविधि में आपको देखने को मिलेगी। उनके वस्त्रों में, परिधान में आप विविधताएं देख सकते हैं, लोगों के भाषाओं में देख सकते हैं, रहन सहन के तरीके में देख सकते हैं, भोजन की विविधताएं आप अलग अलग क्षेत्रों में देख सकते हैं। तो ऐसे देश में जहाँ पे इतनी सारी विविधताएं यहाँ की विशेषता है और विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भी है, तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाना, स्वीकार करना, जो कि या तो सिर्फ पूंजीवादी हो या सिर्फ समाजवादी हो, ये संभव नहीं है। तो वस्तुतः हमें क्या करना पड़ा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को यहाँ पर अपनाना पड़ेगा। वही हुआ। अगर मैं इसके मुख्य सिद्धांत की बात करूं तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र सबसे पहले देखेंगे कि इट मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। सरकारी नियंत्रण या निजी, दोनों का ही इसमें हमें संतुलन देखने को मिलता है। सरकारी हस्तक्षेप की अगर मैं बात करूं तो बाजार की विफलताओं और असमानताओं को ठीक करने के लिए सरकार हस्तक्षेप करती है। जब बाजार में कुछ विफलताएं आ जाती हैं, असमानताएं पैदा हो जाती है, तो ऐसे में फिर गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इंटरवेंस करना पड़ता है, इंटरफेयर करना पड़ता है। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप हमारी कंट्री भारत को याद रखेंगे। फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र जैसे देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले विषय की, जो क्या है, जो है कंक्लूजन। कंक्लूजन इस वीडियो लेक्चर का नहीं है। अर्थव्यवस्था के जो प्रकारों पे अभी हमने चर्चा करी, उसका एक छोटा सा कंक्लूजन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। उसमें बस इतना लिखा है मैंने कि जो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था है, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो इससे हमें बस इतना स्पष्टीकरण मिल जाता है कि प्रत्येक देश की जो आर्थिक प्रणाली है उसकी सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं पर आधारित होती है कि वहाँ की सोसाइटी कैसी है, लोगों का रहन सहन का तरीका कैसा है, ये समाज कैसा है वहाँ का, इससे तय होगा। ठीक है, समाज से तय होगा, आर्थिक प्रणाली से तय होगा। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं के जितने भी मॉडल हैं, ये समाज की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने और समृद्धि लाने का ही तो प्रयास करते हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसका जो उद्देश्य है वो आपके परिवार, आपके समाज, आपके अपने निजी लाभ से जुड़ा हुआ है। आप पहले स्वयं को देखेंगे कि आप बेहतर हों, फिर आपका परिवार बेटर हो, फिर आपका समाज बेटर हो। तो अंततः जो समाज है, जो वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, उसके आधार पर ही तो चयन किया जाएगा कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए। परस्पर अर्थव्यवस्था कैसी है, उससे ये दोनों चीज़ें भी निर्धारित होगी, समाज भी और आर्थिक प्रणाली भी। ठीक है, तो समस्याओं को सुलझाना आर्थिक वाली और समृद्धि लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस चीज़ की, बात करते हैं केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की। थोड़ा सा समझिएगा, ये वो सारे टर्म्स हैं जिनको हमें समझना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम एक सब्जेक्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो है इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी क्या होती है? अब देखिए, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को कई और नामों से भी जाना जाता है। वो है केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था, गैर बाजार अर्थव्यवस्था यानी नॉन मार्केट इकोनॉमी। कुछ जो क्रिटिक्स, आलोचक हैं, वो इसे राज्य पूंजीवाद यानी स्टेट कैपिटलिज्म भी कहते हैं। सोचिए, नाम ही कैसा दिया है, पूंजीवाद तो है लेकिन कैसा, राज्य पूंजीवाद। चलिए समझने का प्रयास करते हैं इसको, और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो इसकी विशेषताएं हैं उस पर जो थोड़ा सा गौर फरमाया जाए तो हमें समझ में आने लगेगी। सबसे पहले इसमें होता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल यानी केंद्रीय नियंत्रण। इसमें क्या होता है, जितने भी आर्थिक संसाधन और उत्पादन के साधन हैं, इस पर स्टेट का यानी राज्य का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है, और उत्पादन और वितरण के जो निर्णय हैं वो सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं। यानी इसमें जो है, अब आप देखेंगे कि समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है
या पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उससे इतर अलग हटके ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, जिसमें सिर्फ वितरण का जो निर्णय है, नियंत्रण है उत्पादन का, ये सब की सब किसके हाथ में है? सरकार के द्वारा, सरकार के हाथ में है। फिर इसमें बाजार की अनुपस्थिति हो जाएगी, एब्सेंस ऑफ मार्केट फोर्सेस। इस प्रणाली में बाजार की स्वतंत्र शक्तियों का कोई स्थान नहीं होता और सभी आर्थिक निर्णय राज्य के द्वारा योजनाबद्ध ढंग से लिए जाते हैं। चाइना की जब मैं बात करता हूं तो उसमें ये प्रणाली अपनाई गई थी, ये इसी प्रणाली को अपनाया गया था। लेकिन जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के सामने ये असफल दिखाई देने लगी तब इन देशों ने, जैसे सोवियत संघ है, चीन है, इसमें बदलाव करके बाजार के कुछ तत्वों को शामिल कर लिया। ठीक है, समझिएगा, जब आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो ये विज्ञान से हट करके समाज का विज्ञान है। इसमें मैंने आपको बताया था कि परिणाम आपको 100% एक जैसे निश्चित प्राप्त हमेशा नहीं होने वाले। ठीक है, तो ये उदाहरण भी हमने समझ लिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के बाद में नेक्स्ट मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। आप कहेंगे अभी तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की थी, तो समझिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैंने मेंशन करी है एड ऑन। इसमें क्या है, वो ये है कि जो इसका उद्भव है, जो इसका ओरिजिन है, वो 1929 की महान मंदी के दौरान हुआ था। मैंने आपको बताया था ना कि जब तक के परेशानियां नहीं होगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब तक किसी चीज़ का आविष्कार नहीं होगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो 1929 की जो महान मंदी थी, उस समय एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, जिनका नाम है जॉन मेनॉर्ड कीन्स। इन्होंने इसे एक समाधान के रूप में प्रस्तावित किया था, किसे? मिश्रित अर्थव्यवस्था को। थोड़ी सी अगर मैं इसकी विशेषताओं की बात करूं आपके सामने तो देखिएगा, राज्य और निजी स्वामित्व। अब इसमें क्या है, जो आर्थिक संसाधन है उस पर राज्य और निजी क्षेत्र दोनों का स्वामित्व होगा परस्पर, क्योंकि हम एक ऐसी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जो मिक्स्ड है और कुछ आर्थिक क्रियाएं सरकारी नियंत्रण में होंगी और कुछ जो है वो निजी क्षेत्रों के द्वारा संचालित की जाएगी। अब सरकारी नियंत्रण में क्यों होगी? उसी लिए होगी क्योंकि जो आप देखेंगे ना कि आर्थिक असमानताएं पैदा ना हो जाए बाजार में, तो उस असमानताओं को दूर करने के लिए सरकारी नियंत्रण भी आवश्यक होगा। बाजार और गैर बाजार तत्व की बात इसमें हम देखेंगे, मार्केट एंड नॉन मार्केट एलिमेंट्स में, तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। उत्पादन और वितरण में बाजार की शक्तियां, मांग और आपूर्ति और सरकारी नीतियां दोनों सक्रिय होती है। आप जानते हैं ना, मांग और आपूर्ति कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है बाजार के लिए, डिमांड एंड सप्लाई। इससे तो आप परिचित हैं, नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएंगे, क्योंकि व्यवहार में तो आप इसे जानते ही हैं, बस आपको थोड़ा सा शब्दों के तौर पर इसके मायनों को समझना पड़ेगा। फिर है भारत का मॉडल यानी इंडियाज मॉडल। समझिए इसमें क्या है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया है, जिसमें क्या है, जिसमें सरकारी नियंत्रण और निजी उद्यम दोनों का संतुलित विकास होता है। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल वेयर बोथ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड प्राइवेट एंटरप्राइज आर डेवलप्ड इन अ बैलेंस्ड मैनर। ओके, तो ये भी आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए हमारे नेक्स्ट टर्म को, जो है क्या, बाजार समाजवाद यानी मार्केट सोशलिज्म। इसमें भी कोई बहुत बड़ा समझने जैसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे और चीज़ें आपके समझ में आने लगेगी आपको। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में पूंजीवादी तत्वों का समावेश करने को बाजार समाजवाद कहा जाता है। जब आपकी जो आर्थिक प्रणाली है वो कैसी है, समाजवादी है, और उसमें आपने पूंजीवादी तत्वों का समावेश कर दिया। जैसे अभी मैंने चीन के बारे में आपको बताया था कि चीन में जो पहले अर्थव्यवस्था की प्रणाली को अपनाया गया था, उन्होंने देखा कि जब वो शुद्ध रूप से सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके सामने असफल प्रतीत हो रही है। तो फिर उन्होंने कुछ तत्वों को शामिल कर लिया। बस वही चीज़ यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। इसमें राज्य का स्वामित्व जो है वो तो होता है, लेकिन बाजार की शक्तियों का भी आंशिक प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, सरल भाषा में इसको आप अगर फूड लवर हैं तो इस तरह से समझिए कि चावल और दाल दोनों के गुणों को समाहित करने के लिए खिचड़ी बनाई गई ताकि दोनों के पोषक तत्व आपको प्राप्त हो जाएं। ठीक है,
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो बाजार का समावेश, इसमें इंक्लूजन ऑफ मार्केट फोर्सेस देखेंगे। पारंपरिक समाजवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में जो बाजार की शक्तियां हैं उनको भी इसमें महत्व आप देख लेंगे। गवर्नमेंट कंट्रोल रिमेन्स इंटैक्ट बट सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंडक्टेड थ्रू दी मार्केट। सरकार का नियंत्रण परस्पर बना रहेगा, लेकिन कुछ आर्थिक गतिविधियां बाजार के माध्यम से इसमें संचालित होती हुई आपको देखने को मिलेगी। वही अगेन एग्जांपल चाइना और रशिया का मॉडल यहां पर आप देखेंगे। चाइना अडॉप्टेड मार्केट सोशलिज्म अंडर द ओपन डोर पॉलिसी इन 1985 इनकॉर्पोरेटिंग कैपिटलिस्ट मार्केट एलिमेंट्स इनटू सोशलिज्म। चीन ने 1985 में ओपन डोर नीति का जो है आप देखेंगे उसके तहत बाजार समाजवाद को अपनाया था, और इसमें समाजवाद के साथ पूंजीवादी बाजार तत्व जो हैं उनको भी शामिल किया गया। ठीक है, जानबूझकर मैंने डेट भी मेंशन की है, मतलब ईयर, ताकि थोड़ी सी वैरायटी ऑफ कंटेंट आपको मैं उपलब्ध करा पाऊँ समय समय पर, जिससे क्या होगा, आपको चीज़ें जो है रटने में या समझने में कठिनाई का सामना जो है वो ना करना पड़े। आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ की बात करें तो इसने इस प्रणाली को ग्लासनोस्ट यानी खुलापन और प्रस्टायका यानी पुनर्संरचना के नाम से अपनाया है। ऑब्वियसली एक खुलापन है जब हम मौका दे रहे हैं, है ना, मिश्रण के लिए, ताकि विकास के नए आयामों को छू सके। समाजवादी अर्थव्यवस्था को हमने देखा, एक इंट्रोडक्शन। इसकी जो असफलता है उसके कारणों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एक मिनट, ये जो है, हाँ, समाजवादी अर्थव्यवस्था की असफलता के कारण, रीजंस फॉर फेलियर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सामने टिक नहीं पाना। क्यों नहीं टिक पाना? क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, थोड़ा समझिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो लोग हैं वो अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं। जब हम अपना लाभ चाहेंगे, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि सब, मैं अकेला तो नहीं हूँ, मोनोपोली तो नहीं चल रही है मेरी कि सिर्फ मेरा ही प्रोडक्ट मार्केट में रहेगा, मेरी ही टमाटर की दुकान है बाजार में, सब्जी मंडी में, और कोई टमाटर नहीं बेचता, ऐसा तो नहीं। तो कंपटीशन जब बढ़ता है लाभ प्राप्त करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बढ़ने लगेगी, और प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, उसमें आपको जो इन्फ्लेशन है वो देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सामने ये असफल रही, कौन सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में इसमें कमी देखने को मिली। अब देखिए जीडीपी का मतलब, जीडीपी पे भी हम आएंगे कि वो क्या होती है, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि एक देश में एक वित्त वर्ष में, फाइनेंस ईयर में, जितना भी प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी वस्तुओं और सेवाओं का, उसका जो आकलन है वो हम जीडीपी के अंतर्गत करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, देश की जो राजनीतिक सीमा है उसके अंदर। ठीक है, इसको और विस्तृत ढंग से समझने का प्रयास करेंगे बाद में। अभी के लिए बस इतना समझिए, जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मतलब प्रत्येक व्यक्ति की जो इनकम है वो कैसे, एक राष्ट्रीय आय को जब हम डिवाइड करते हैं राष्ट्र की जनसंख्या से, तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। अभी के लिए सरल भाषा में इतना समझिएगा। तो इन देशों की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय असंतोषप्रद थी। किन की बात कर रहे हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था को जहां अपनाया गया, और राज्य की विफलता यानी राज्य आर्थिक तंत्र को सुधारने में असफल हो रहा था, और उत्पादन प्रणाली जो है वो कमजोर हो रही थी। तो क्योंकि उत्पादन प्रणाली कमजोर क्यों होगी, आप मुझे बताइए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलने वाली फैसिलिटीज रूरल एरिया में और प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलने वाली फैसिलिटीज में हम एक फर्क महसूस करते हैं। क्या देखते हैं, कई सारे गवर्नमेंट स्कूल में आप देखेंगे कि संसाधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ की जो शैक्षणिक स्थिति है वो थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है, क्योंकि निजी लाभ वहाँ पर उद्देश्य नहीं है। आपको कोई काम लोक कल्याण के लिए करना हो और लाभ जो है उसमें आपको निश्चित मिल रहा हो हर बार, जब लाभ निश्चित मिलेगा तो फिर आप मोटिवेट कैसे होंगे। आपको पता है आप काम करें नहीं करें, आपको तो एक निश्चित लाभ मिलेगा, निश्चित अमाउंट मिल रहा है। तो इसीलिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ, चोट नहीं पहुंचा रहा हूँ किसी व्यवस्था पे, मैं एक विषय को समझने और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि ये एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें आप देखेंगे कि राज्य जो है वो आर्थिक तंत्र को सुधारने में असफल रहा और उत्पादन प्रणाली कमजोर हो गई, क्योंकि पूंजीवादी के सामने कंपेयर कर रहे हैं ना, क्योंकि पूंजीवादी में तो क्या है, मोटिवेशन प्रॉफिट है, जितना ज्यादा आप अच्छा काम करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा, तो मोटिवेशन बढ़ते रहेगा ना कंसिस्टेंसी के साथ में। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। फिर आगे है क्या, राज्य की विफलता, राज्य आर्थिक तंत्र को सुधारने में असफल रहा था क्योंकि उत्पादन प्रणाली जो है वो कमजोर हो रही थी। और है फिर अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम मॉडल, बेस्ट इकोनॉमिक मॉडल। अब जब हमने सारी मॉडल्स को समझ लिया तो फिर हमारे मन में प्रश्न आएगा ना कि फिर बेस्ट मॉडल कौन सा है। हमने तो पूंजीवादी को भी देखा, अपनी जगह वो भी ठीक लग रही थी, कमियां भी हैं, समाजवादी में भी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी हमने समझा। तो अगर हम बात करें बेस्ट इकोनॉमिक मॉडल की, तो समझिए किसी देश का आर्थिक मॉडल उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि यूएसए में अगर पूंजीवादी है अर्थव्यवस्था का मॉडल तो भारत में भी वही काम करेगा। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि यूएसए की जो परिस्थितियां हैं, आर्थिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वो अलग हैं भारत से। यहाँ का भूगोल अलग है, तो यहाँ के हिसाब से हमें चयन करना पड़ता है। वैश्विक और अर्थव्यवस्था का एकीकरण, ग्लोबलाइजेशन और इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज कैसे। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो गई, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का भी क्या होने लगा, एकीकरण होने लगा। विकासशील देशों में सुधार की बात करते हैं, रिफॉर्म्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जो अभी विकसित नहीं हुई और अल्प विकसित भी नहीं रही, वो विकासशील हो गई। जैसे, और इसके भी अलग अलग स्केल है, पैमाने हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इस उदाहरण से बता सकता हूँ कि विकसित राष्ट्र वो होते हैं जहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग $42,000 हो, लेकिन विकासशील कौन से होंगे, जो $2,500 लगभग जो है उससे अधिक, जहाँ की प्रति व्यक्ति आय हो। हमारी लगभग $7.5 है हजार प्रति व्यक्ति आय भारत की, तो हम विकासशील राष्ट्र में आते हैं। तो विकासशील देशों में सुधार की बात करें तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, संरचनात्मक परिवर्तन यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस। विकासशील देशों की पुरानी आर्थिक संरचनाओं में बदलाव किया गया, जो पुरानी उनकी आर्थिक संरचना थी उसमें परिवर्तन तो संसार का नियम है, होना भी चाहिए, तभी तो हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे और आगे बढ़ने के जो हमें अवसर हैं वो समझ में आएंगे। कानूनों में सुधार यानी लीगल रिफॉर्म्स की बात की गई। अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए जो कुछ टफ, आप देखेंगे कठोर कानून थे, उनको थोड़ा सा इजी कर दिया गया ताकि समझने में भी आसानी हो। नए आर्थिक तंत्र को आप देखेंगे अपनाया गया, ढांचा विकसित किया जा रहा है ताकि बाजार की शक्तियों का सही प्रयोग जो है वो हो सके। क्या होगा, देखिए मुझे एक बात बताइए कि आप को ये नहीं पता कि जब आप बाइक से रोड पर जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपके क्लच को दबाए रखने से बाइक में क्या नुकसान हो रहा है, ये आपको नहीं पता। तो बार बार आपकी क्लच प्लेट जो है उसको हानि पहुंचेगी, लॉस होगा। लेकिन अगर आपको समझा दिया गया कि ये किस तरह से काम करता है, आसान कर दिया आपके लिए, तो क्या होगा, अब आपका ध्यान उस पर रहेगा क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ आपका नुकसान हो रहा है, कहाँ आपका फायदा हो रहा है। तो इकोनॉमी में भी जो अब कह लीजिए कि जो भी चीज़ें जैसे टैक्सेस हैं, जो टैक्स आप पे कर रहे हैं, आपको अगर आसान कर दिए गए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो क्या होगा, तो यही होगा कि आप जो है वो और ज़्यादा समझकर बेहतरी से काम करेंगे और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हाँ हम भी एक ईमानदार टैक्स पेयर बने, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा कि अंततः हमारे देश का लाभ हो रहा है, देश का फायदा है और वो हमारे लिए भी फिर उसी तरह से काम करेगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बाजार की शक्तियों का सही प्रयोग हो सके, इसलिए एक नया आर्थिक ढांचा विकसित किया गया है, कठोर कानूनों को सरल किया गया है। कंक्लूजन क्या है कि आज की सभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो मिश्रित मॉडल पर आधारित हैं और वैश्वीकरण के इस युग में हर देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ये जो सुधार हैं ये कैसे होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। अगले हिस्से में इसी वीडियो के हम बात करेंगे
आर्थिक क्षेत्रों के ऊपर कि कौन कौन से आर्थिक क्षेत्र होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये PDF आपको मिल जाए तो इसके लिए आप शिक्षास्त्र.com पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ये PDF फ्री में मिल जाएगा, है ना। आप अगर तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे और वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, आने वाले हैं लगातार। तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों साथियों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए इस वीडियो की लिंक को, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब सारी मस्ती भी ज़रूरी है ना। बचपना ज़िंदा रखिए और खूब सारी पढ़ाई कीजिए। बचपना ज़िंदा रखने से एनर्जी का जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो आपके अंदर बनी रहेगी। और खूब सारी पढ़ाई कीजिए, अपनी जिज्ञासा को और ज़्यादा बढ़ाइए, शांत मत होने दीजिए, इसी उम्मीद के साथ कि हम बहुत जल्द अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। मैं भी और आप भी। आपको नमस्कार करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।